हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हम दो और बहुत अच्छे टेक्निकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है, ये ग्राउंड है और ये एक रफ इंक्लाइंड है। ग्राउंड से इस रफ इंक्लाइंड के टॉप कितना ऊपर है? 18 मीटर। ग्राउंड से इस रफ इंक्लाइंड का टॉप 18 मीटर ऊपर है और इस रफ इंक्लाइंड की इंक्लिनेशन विद ग्राउंड ये 37 डिग्री गिवन है और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। मैंने क्या किया, ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर एक पॉइंट लिया इंक्लाइंड पे, ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर, और मैंने यहां से 2 kg ब्लॉक को एट t इज इक्वल टू 0 अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देकर छोड़ दिया। मैंने यहां से 2 kg ब्लॉक को t इज इक्वल टू 0 पे अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देकर छोड़ दिया। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड इंक्लाइंड ये 0.6 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक एंड इंक्लाइंड के ये 0.5 गिवन है। और मान लो ये यहाँ पे तालाब है, पोंड। अब देखो क्या होगा, मैंने इस ब्लॉक को एट टी इज इक्वल टू 0 पे यहां से अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार दे के छोड़ा है। तो ये बात तो पक्की है कि ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा। ब्लॉक विल रिटार्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो होने को क्या हो सकता है, कौन कौन से केस पॉसिबल है। केस 1 क्या पॉसिबल है कि ये ब्लॉक रिटार्ड हो, मतलब इसकी रफ्तार कम होती जाए कम होती जाए, और जब ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे पहुंचे इसकी कुछ रफ्तार हो। वास्तविकता में ऐसा पॉसिबल है। और फिर इसके बाद में ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता करता तालाब में गिर जाए। तो फर्स्ट केस में क्या पॉसिबल है कि ब्लॉक फाउंड टू फॉल इन पॉन्ड, कि हमें ब्लॉक तालाब में मिले। सेकंड केस में क्या पॉसिबल है, देखो ये 2 kg ब्लॉक रिटार्ड हो, रिटार्ड होता होता जब इसकी स्पीड 0 हो जाए ना, वेलोसिटी 0 हो जाए, ये कुछ यहाँ पे पहुंच जाओ, मतलब टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे तो ये पहुंच ही नहीं पाए। टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पहुंचने से पहले ही इसकी रफ्तार क्या हो जाए, 0, और ये यहीं पे ही रहे आराम से। तो ब्लॉक विल नॉट रीच टॉप ऑफ द इंक्लाइंड, मतलब ब्लॉक के टॉप ऑफ द इंक्लाइन तक पहुंचे ही ना। सेकंड केस ये भी तो पॉसिबल है। एंड ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड ऑन द सेम पॉइंट। मतलब देखो सेकंड केस में क्या पॉसिबल है कि ये ब्लॉक रिटार्ड होगा, ऑब्वियसली इसकी स्पीड लगातार कम होती जाएगी। टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पहुंचने से पहले ही इसकी रफ्तार 0 हो जाए, मतलब यहां तक पहुंचे, ये रेस्ट पे आ गया रिटार्ड होता होता, और ये यहीं पे ही रहे। सेकंड केस में ये भी तो हो सकता है ना। थर्ड केस एक क्या पॉसिबल है, थर्ड केस में कि ये ब्लॉक रिटार्ड हो और टॉप ऑफ द इंक्लाइन तक पहुंचे ही ना। ब्लॉक रिटार्ड ऑब्वियसली विल नॉट रीच टॉप ऑफ इंक्लाइन।
ये ब्लॉक रिटार्ड होता होता कुछ यहाँ पे रेस्ट पे आया एक मोमेंट के लिए, और फिर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाए, एंड देन एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब मैंने इस t इज इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया था। ये रिटार्ड होगा ऑब्वियसली। और मान लो ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचा ही नहीं, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, और फिर उसके बाद में ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करे, मतलब ये कहां पे हिट हो फाइनली, ऑन द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। थर्ड केस ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना, एंड हिट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। ये पक्का है, इन तीन केसों में से एक ही केस ठीक होगा, एक ही केस ठीक होगा। इन तीन केसों में से एक ही, कोई भी इन तीन केस में से कोई भी एक केस ठीक होगा। देखो मैंने क्या किया था, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके यहां से छोड़ दिया। फर्स्ट केस क्या पॉसिबल है कि रिटार्ड होता 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 टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंच जाए, फिर उसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता करता तालाब में जाके गिरे। सेकंड केस में क्या पॉसिबल है कि रिटार्ड होता होता टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचे ही ना, कुछ यहीं पे रेस्ट पे आ जाए, और फिर यहीं पे पड़ा रहे आराम से, रेस्ट पे यहीं पे पड़ा रहे। और थर्ड केस में क्या पॉसिबल है कि रिटार्ड होता होता टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचे ही ना, और फिर वापसी में है ना डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करे। तो ये देखना है कि सबसे पहले तो हमें कि इन तीन केसों में से कौन सा केस ठीक होगा। तो हमारा ब्लॉक सबसे पहले तो ये पक्का है कि ये अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करेगा, ब्लॉक विल रिटार्ड अप द इंक्लाइंड। तो इसका एफबीडी बना लेते हैं हम, जब ये रिटार्ड करेगा अप द इंक्लाइंड प्लेन। एम मास का ब्लॉक है, एम जी फोर्स आएगा, उसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा एम जी कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी एम जी कोस थीटा ही आएगी। और मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करेगा, मतलब ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो अप द इंक्लाइंड प्लेन होगी ना, ये तो कोई भी सोच सकता है रिटार्ड जरूर करेगा। लेकिन अब इसके ऊपर ध्यान दो कि ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जब मूव करेगा ऑब्वियसली रिटार्ड करेगा, तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं आएगा, और कितना आएगा म्यू के इनटू में नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो अप द इंक्लाइंड प्लेन डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन को डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ कितना आया, एफ नेट माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा। तो मतलब कितना आया, माइनस एम जी को अगर मैं कॉमन ले लूं साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक होना चाहिए ना। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब इसका मतलब ये ब्लॉक पक्का रिटार्ड होगा। जब ये अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा ना, तो ये ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, एम से एम कैंसल, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ जी साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। देख सकते हो ए की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये जब मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा ना, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इतनी आएगी, मतलब ब्लॉक पक्का रिटार्ड करेगा अप द इंक्लाइंड प्लेन सबसे पहले।
और ब्लॉक का एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, और कितना आया, माइनस जी, जी की वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू में साइन थीटा, साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5 प्लस म्यू के 0.5 गिवन है, इंटू में कोस 37, कोस 37 की वैल्यू होगी 4/5। यूजिंग कैलकुलेटर ये एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, कितना आएगा -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ब्लॉक रिटार्ड होगा अप द इंक्लाइंड प्लेन, और ब्लॉक का रिटार्डेशन कितना होगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और मैं ये मान के चल रहा हूं जब ये ब्लॉक रिटार्ड होगा ना अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड के ही कहीं इस पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगा दो। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी जब ये रेस्ट पे आएगा इंक्लाइंड के ही किसी एक पॉइंट पे ऊपर जाके, तो जीरो का स्क्वायर जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 एक्सेलरेशन -10, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन, यहां से s निकल के आ जाएगा, और ये कितना आएगा 400 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 20 मीटर। तो 20 मीटर ऊपर, मतलब ये 20 मीटर चलेगा इंक्लाइंड पे और रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन कितना होगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, या एक्सेलरेशन -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर बोल दो। तो अब देखो ये 18 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो ये कितना आ गया 15 मीटर, और ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर भाग में हाइपोटेन्यूज, तो 15 भाग में हाइपोटेन्यूज मतलब इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई इज इक्वल टू साइन 37 3/5। तो यहां से h की वैल्यू देखो कितनी आई 75/3 मतलब 25 मीटर, मतलब इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी है 25 मीटर, और ये 20 मीटर आया है। मैंने ऐसा माना था 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा, ऑब्वियसली वो तो होगा ही रिटार्ड, और इंक्लाइंड के ही एक पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ये कितनी ऊपर जाके एक मोमेंट पे रेस्ट पे आया है 20 मीटर ऊपर जाके, और हमारे पास ऊपर इंक्लाइंड कितना अवेलेबल है 25 मीटर, तो ऑब्वियसली ये तो पक्का हो गया कि ये ब्लॉक तालाब में तो गिर नहीं सकता। तो 20 मीटर ऊपर जाके ये 2 kg ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और ऊपर कितना बचा 5 मीटर, तो ब्लॉक तालाब में तो गिर नहीं सकता। तो जो पहला जो केस की पॉसिबिलिटी बनती थी कि ब्लॉक प्रोजेक्टाइल मोशन शो करता करता फाइनली तालाब में गिरे, तो पहली पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी। हाँ ये जरूर है, ये ब्लॉक रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर आएगा, या एक्सेलरेशन -10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये 20 मीटर चल के इंक्लाइंड के एक पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, और किस इंस्टेंट पे आएगा रेस्ट पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो, v को 0, u कितना है 20, एक्सेलरेशन -10, और मान लो ये t इज इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया t1 - 0 t1। तो यहां से देखो t1 की वैल्यू कितनी आती है 2 सेकेंड, तो मतलब एट t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये 2 kg ब्लॉक यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये यहीं पे रहेगा या अप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या नहीं, ये चेक करते हैं। थीटा कितना गिवन है 37 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करना, वो क्या होता है tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस कितना है 0.6 गिवन, तो tan इनवर्स 0.6 की वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आती है 31 डिग्री।
तो अब देखो मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन तो 37 डिग्री है, ये 31 डिग्री से ज्यादा है, थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। तो इसका मतलब ये मेरा ब्लॉक अब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, यहीं पे हमेशा के लिए रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये वापस भी आएगा। ब्लॉक विल एक्सेलरेट डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कितने एक्सेलरेशन से, वो हम जानते हैं, प्लस ऑफ जी साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जी इंटू में साइन थीटा माइनस म्यू के कोस थीटा के बराबर। मतलब 4t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेकेंड ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा। मतलब यहां पे किसी इंस्टेंट पे ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से भी हिट जरूर होगा। तो जी की वैल्यू पुट करो 10, साइन 37 की वैल्यू 3/5 माइनस म्यू के, ये कितना की होना 0.5 इंटू में कोस 37 4/5 यूजिंग कैलकुलेटर, ये कितनी आती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है ये। मतलब 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेकेंड, ये मेरा 2 kg ब्लॉक रेस्ट से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, मतलब वापस जरूर आएगा। और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और रेस्ट से एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब देखिए वापसी में जब इस ए पॉइंट से गुजरेगा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी, जब ये वापसी में जब ये इस ए पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा ना, ये ऐसा तो होगा नहीं कि ये 2 kg ब्लॉक यहीं पे रेस्ट पे पड़ा रहेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये थीटा 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। तो जब ये वापसी में इस ए पॉइंट से पास होगा एक्सेलरेशन के दौरान, तो स्टॉप वॉच में टाइम कितना होगा, वो मान लो एट टी इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे ये हमारा ब्लॉक वापसी में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ए पॉइंट से पास होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगी और ए पॉइंट से पास होगा एट टी इज इक्वल टू T2। ये कैसे फाइंड आउट करें, बी पॉइंट से ए पॉइंट के लिए ये रेस्ट जब एक्सेलरेट करे ना डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो बी से ए पॉइंट के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो। एस कितना 20 मीटर, यू 0 हाफ एक्सेलरेशन 2 इंटू में यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है ना उसका स्क्वायर, मतलब T2 माइनस 2 का स्क्वायर। और यूजिंग कैलकुलेटर ये T2 की वैल्यू कितनी आएगी 6.472 सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब ये एट टी इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 6.472 सेकेंड इंस्टेंट पे इसी ए पॉइंट से पास कर रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्वियसली डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगी, लेकिन स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, b से ए पॉइंट की जर्नी के लिए ही। u कितना 0, एक्सेलरेशन 2 इंटू में यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल, मतलब 6.472 माइनस 2, इतना ही तो टाइम इंटरवल होगा इस बी से ए पॉइंट तक आने में। जब ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा ब्लॉक, तो कितना टाइम लेगा 6.472 सेकंड माइनस 2 सेकंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 8t लगा दिया। v इज इक्वल टू यू 0 एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 6.472 सेकंड माइनस 2। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है, 8.94 मीटर पर सेकंड। ये आता है 8.94 मीटर पर सेकंड। मतलब जब मेरा ये 2 kg ब्लॉक की डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 8.94 मीटर पर सेकंड। और अब मुझे ये निकालना है कि किस इंस्टेंट पे ये मेरा 2 kg ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा। एट विच इंस्टेंट 2 kg ब्लॉक विल हिट पॉइंट सी। तो बी से सी की जर्नी के लिए जब मेरा ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हो रहा है और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बी से सी जर्नी के लिए क्या अप्लाई कर दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 मीटर है तो इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। तो एस बी से सी के लिए एस कितना हो गया, 20 प्लस 5 25 मीटर। यू जीरो, यू टी जीरो हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन 2। मान लो एट टी इज इक्वल टू T3 इंस्टेंट पे मेरा ब्लॉक सी बॉटम ऑफ द इंक्लाइन को हिट करेगा तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, T3 माइनस 2 और उसका स्क्वायर। तो ये T3 आता है, इसको सोल्व करके ये आता है 7 सेकंड। मतलब एट टी इज इक्वल टू 7 सेकंड पे मेरा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर दो b से c की जर्नी के लिए ही। u कितना है 0, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 और यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल 7 में से 2 गया 5 सेकंड, तो 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड क्या होगी ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 7 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसको रिपीट करते हैं कि क्या दिया गया था। मान लो एक रफ इंक्लाइंड है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.6 गिवन था। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.5 गिवन था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री गिवन थी। ये जो टॉप ऑफ द रफ इंक्लाइंड है वो ग्राउंड से कितनी ऊपर है 18 मीटर, और मैंने ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर इस रफ इंक्लाइंड के ऊपर ए पॉइंट लिया और t इक्वल टू 0 पे मैंने यहां से 2 kg ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि ये मेरा ब्लॉक रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलेगा अप द इंक्लाइंड लेकिन ये रिटार्ड होता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। आफ्टर ट्रेवलिंग 20 मीटर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा और फिर इसके बाद में ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो जब ये वापसी में इस ए पॉइंट से पास होगा तो स्टॉपवॉच में टाइम कितना होगा 6.472 सेकंड और इसकी स्पीड कितनी होगी 8.94 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली एक्सेलरेट करता जाएगा। तो जब ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से हिट होगा एट टी इक्वल टू 7 सेकंड पे, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो केस फर्स्ट क्या था कि एक हमें तालाब में गिरा मिलेगा, तो ये हो गया रॉन्ग। केस सेकंड क्या था कि ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचेगा नहीं और कहीं पे यहीं पे आराम से रेस्ट पे रखा रहेगा, तो ये भी हो गया गलत क्योंकि ये वापसी में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हुआ है ना, और ये तो बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड से भी हिट हुआ है। तो थर्ड केस ठीक है, राइट है कि ये रिटार्ड होगा, रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा
और 20 मीटर ट्रेवल करके एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड केवल एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। फिर बाद में ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एट टी इज इक्वल टू 7 सेकंड पे ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करने वाला होगा। और जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक रफ इंक्लाइंड है, रफ इंक्लाइंड, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड 37 डिग्री गिवन है, और 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। और ग्राउंड से टॉप ऑफ द इंक्लाइंड कितनी ऊपर है, कितनी ऊपर दे रखा है 15 मीटर ऊपर। ठीक है। और मैंने क्या किया, ग्राउंड से 3 मीटर ऊपर इंक्लाइंड पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ए पॉइंट, और मैंने 2 kg ब्लॉक को यहां से एट टी इज इक्वल टू 0 अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। यहां से मैंने 2 kg ब्लॉक को एट टी इज इक्वल टू 0 अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। और म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.9 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड 0.8 गिवन है। और मैंने क्या किया है, एट टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को यहां से अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ दिया। तो देखो ये तो ऑब्वियस है कि सबसे पहले ये अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा ब्लॉक। तो उन्हें को ये भी हो सकता है कि ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड के ऊपर पहुंच जाए, मतलब टॉप ऑफ द इंक्लाइंड पे कुछ इसकी वेलोसिटी हो और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे तालाब में गिर जाए। तो ये चेक करना होगा क्या ये ब्लॉक हमें तालाब में गिरा मिलेगा, मतलब फर्स्ट केस क्या ठीक होगा। और सेकंड केस में क्या हो सकता है कि ये 2 kg ब्लॉक ऑब्वियसली अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड होगा लेकिन टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक नहीं पहुंचे। सेकंड केस में मतलब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आए और हमेशा यहीं पे रेस्ट पे पड़ा रहे, इस इंक्लाइंड पे रेस्ट पे रखा रहे, मतलब फिर इसके बाद में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट ना करे। सेकंड पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। और थर्ड पॉसिबिलिटी देखो क्या बनती है कि ये 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करे और टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचे ना, मतलब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे कुछ यहीं पे आ जाए और फिर वापसी में एक्सेलरेट करे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करे। तो थर्ड केस या थर्ड पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो हमें ये पता लगाना है कि इन तीनों पॉसिबिलिटी में से कौन सी ठीक होगी। ऑब्वियसली एक ही ठीक होगी। तो अब इसको करते हैं हम सोल्व। देखो ये 3 मीटर गिवन है और ये टोटल 15, तो ये कितना हो गया 12 मीटर। और ये एंगल 37 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री। साइन 37 कितना होगा 3/5, वो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, मतलब ये टोटल लंबाई इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई, और ये कितनी आएगी यहां से 12 5 से 8 भाग में 3 20 मीटर। मतलब आगे इंक्लाइंड कितना अवेलेबल है 20 मीटर ही अवेलेबल है। मान लो ये पॉइंट बी हो गया
और ये पॉइंट सी हो गया, मतलब ए सी ये कितना है 20 मीटर आया। वो मान लो ये पॉइंट डी है बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे। अब यहां से साइन 37 लगाओ इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, ऑब्वियसली 3/5 होगा, परपेंडिकुलर 3 डिवाइड बाय दिस हाइपोटेन्यूज। ये मान लो h1 थी और ये h2 हाइपोटेन्यूज, मतलब इंक्लाइंड के इस पोर्शन की लंबाई h2 या h2 बोल दो या AD, ये कितनी आएगी यहां से 5 मीटर। मतलब टोटल इंक्लाइंड की लंबाई कितनी होगी 5 + 20 25 मीटर लंबा है टोटल इंक्लाइंड। ये 20 मीटर अवेलेबल है और ये 5 मीटर अवेलेबल है। तो अब देखो ये 2 kg ब्लॉक को मैंने t = 0 पे यहां से 20 मीटर पर सेकंड अप द इंक्लाइंड प्लेन थ्रो किया था, या t = 0 पे 2 kg ब्लॉक को मैंने अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा है इस ए पॉइंट से, तो ये क्या होगा ऑब्वियसली अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा और रिटार्ड होगा, रिटार्ड अप द इंक्लाइंड। तो इसका एफबीडी बनाओ जब ये हमारा 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा। मान लो m मास का ब्लॉक है और ये एंगल थीटा, तो mg फोर्स आएगा, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दी रफ इंक्लाइंड, mg cos थीटा के ही बराबर होगा। और मेरा ये जो ब्लॉक है ना अप द इंक्लाइंड प्लेन जब मूव करेगा तब है ये मेरा एफबीडी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा ना, और वो कितना होगा म्यू के इंटू में mg cos थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है बिटवीन सरफेसेस, क्योंकि ये हमारा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है इन रियलिटी, और ऑब्वियसली ये तो कोई भी सोच सकता है रिटार्ड करेगा। तो जब मेरा ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा तो ऑब्वियसली स्लिपिंग तो है ही, तो काइनेटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा इस m मास के ब्लॉक पे, ऑब्वियसली रिटार्ड भी करेगा, अभी पता चल जाएगा। मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, मान लो इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो नेट फोर्स बताओ कितना आया माइनस ऑफ mg sin थीटा प्लस म्यू के mg cos थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये ए एक्सेलरेशन है ना ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये ब्लॉक रिटार्ड करेगा, ए की वैल्यू पक्का नेगेटिव आएगी। तो इस ए की वैल्यू कितनी आएगी -g इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, ये आएगी। तो -g साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, ये ए की वैल्यू आई एक्सेलरेशन, और ये ऑब्वियसली नेगेटिव है ए की वैल्यू, तो इसका मतलब ये मेरा जब ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा ना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव हुई क्या बता रहा है कि मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करेगा, और ए की वैल्यू कितनी नेगेटिव आएगी, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, मतलब ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन रिटार्ड करेगा। तो -g मतलब -10 इंटू में साइन थीटा मतलब साइन 37 3/5 प्लस म्यू के 0.8 इंटू में कोस 37 4/5। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आता है -12.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आएगा। नेगेटिव आया ना, इसका मतलब मेरा ब्लॉक रिटार्ड करेगा इन रियलिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है जब ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा तो वो रिटार्ड करेगा, और रिटार्डेशन कितना आएगा इस पर्टिकुलर केस में अप द इंक्लाइंड प्लेन 12.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूं जब ये रिटार्ड करेगा ना अपने इंक्लाइंड प्लेन 12.4 मीटर पर सेकंड रिटार्डेशन से, कि ये मेरा जो ब्लॉक है ना इस इंक्लाइंड पे ही कहीं आगे जाके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। तो v² = u² प्लस
2as अप्लाई कर दो, v0 u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना -12.4 इंटू में s, तो यहां से ये s कितना आता है, ये आता है 16.129 मीटर। 16.129 मीटर आता है। और अब ये देखो कि आगे यहां से ये AC इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर, आगे इंक्लाइंड कितना अवेलेबल है 20 मीटर, और ये कितनी दूरी तय करने के बाद में रेस्ट पे आया है 16.129 मीटर। तो ऑब्वियसली देखो 16.129 मीटर 20 मीटर से कम ही है ना, तो ये टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक पहुंचेगा नहीं ब्लॉक। वास्तविकता में ब्लॉक विल नॉट रीच टू टॉप ऑफ द इंक्लाइंड, टॉप ऑफ द इंक्लाइंड के पहुंचने से पहले ही इस बी पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। तो इसका मतलब इस सी पॉइंट पे मतलब टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक तो ब्लॉक पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ब्लॉक तालाब में तो गिर नहीं सकता, तो इसका मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी खत्म। ए बी की वैल्यू ये कितनी आई है 16.129 मीटर, इतनी आई है ए बी की वैल्यू। तो यहां पे किस इंस्टेंट पे ये 2 kg ब्लॉक इस बी पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मान लो एट t इक्वल टू t1 इंस्टेंट पे आया, तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 प्लस एक्सेलरेशन -12.4 इंटू में t1। तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी आती है 1.612 सेकेंड। एट t इक्वल टू 1.612 सेकेंड पे ये मेरा ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, और इस बी पॉइंट पे मतलब कितनी दूरी तय करके 16.129 मीटर दूरी तय करके इस बी पॉइंट पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। अभी ये देखना कि क्या ये हमेशा के लिए इस बी पॉइंट पे रेस्ट पे रखा रहेगा, उसको चेक करते हैं। तो थीटा कितना गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड विद ग्राउंड 37 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो जो कि होता है tan इनवर्स म्यू एस। म्यू एस कितना है 0.9, तो tan इनवर्स 0.9 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आती है 42 डिग्री। तो अब देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये तो एंगल ऑफ रिपोज से कम है, तो इसका मतलब ये मेरा ब्लॉक अब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट नहीं करेगा, यहीं पे रेस्ट पे रखा रहेगा। ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट एट पॉइंट बी। ये ब्लॉक अब नीचे की तरफ नहीं आएगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट नहीं होगा, इसी बी पॉइंट पे रखा रहेगा। हुआ क्या है, मैंने t इक्वल टू 0 पे इस 2 kg ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन 20 मीटर पर सेकंड रफ्तार देके छोड़ा था इस ए पॉइंट से, तो उसके बाद में रिटार्ड हुआ, रिटार्डेशन कितना आया 12.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी दूरी तय करके ये रेस्ट पे आया 16.129 मीटर दूरी तय करके यहाँ पे रेस्ट पे आया, और अब ये यहीं पे रेस्ट पे रखा रहेगा। किस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आया था 1.612 सेकंड इंस्टेंट पे रेस्ट पे आया था, और ये अब यहीं पे रेस्ट पे रहेगा, वापस डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी कि ब्लॉक सी पॉइंट तक ना पहुंचे, टॉप ऑफ द इंक्लाइंड तक ना पहुंचे, और ब्लॉक इस बी पॉइंट पे रेस्ट पे रहे हमेशा के लिए, तो ये ठीक है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी, सी पॉइंट तक ना पहुंचे और वापसी में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो, मतलब बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट हो, तो वो भी क्या निकली गलत। तो इसका मतलब सेकंड पॉसिबिलिटी सही है। किस मोमेंट पे रेस्ट पे आया है एट t इक्वल टू 1.612 सेकेंड, और कितनी दूरी तय करने के बाद में अपनी इंक्लाइंड 16.129 मीटर दूरी तय करने के बाद में, और ये अभी यहीं पे आराम से रेस्ट पे रखा रहेगा।